लगता है कि जो संकीर्ण सोच है पार्टियों के आधार पे, जिसमें कांग्रेस हर मुद्दे पे कहती है कि आप इसका भगवाकरण कर लो, छोटा मोटा भी राष्ट्र के हित की कोई बात कही, कोई पाठ जोड़ा तो एक आरोप लगता है कि आप भगवाकरण कर लो। तो मैं तो उनसे पूछता हूँ कई बार, भगवा का अर्थ क्या है? भगवा का अर्थ है त्याग और समर्पण। ये त्याग और समर्पण में भारत के या राजस्थान के बच्चों को नहीं सिखाऊंगा तो आखिर क्यों अमेरिकन और अंग्रेजों को सिखाऊंगा क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस जिम्मेदार है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जी ने शुरू से उनके मस्तिष्क पे एक समाजवाद, जो कुछ बाहर के लोगों को देखा उसको लाना किया। तो मेरा तो कहना है कि आप देश की चीज़ों को युगानुकूल बनाओ और युग की चीज़ को देशानुकूल बनाओ। इसकी तुलना में बाहर की चीज़ों को ला करके और भारतीय संस्कृति जैसे कोई लेना देना नहीं, उनको थोपने का जो प्रयास हुआ वह आज देश को अलग दिशा में ले गया। बिग बाइट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे तो उस दौरान भी यही मुद्दा निकलकर सामने आया था, क्या वाकई में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कोई काम कर रहा है या वो योजनाएं निकलकर सामने आ रही है जिनका वो राजनीतिक फायदा उठा सके। बहरहाल इस मुद्दे पर बात करेंगे। टोंक से मेरे साथ एक कॉलर पंकज जैन जुड़े हैं। पंकज, क्या कुछ कहेंगे और क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, मैं इनसे बोलना चाह रहा हूँ कि आज आरएस बनने से ज्यादा जितने पेपर देने नहीं पड़ते उससे ज्यादा टीचर बनने के लिए देने पड़ते हैं जी। लेकिन फिर भी ये नेता सोचते नहीं है, 1.5 साल से टीचर भर्तियों के रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर भी हम टीचर भर्ती में ही जाना चाहते हैं। आज हम सबसे बढ़िया सोच है टीचर बनने की, चाहे पेपर कितने भी हो। रिजल्ट 1.5 साल से नहीं आ रहे, बीजेपी का राज चलता है और भी अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं बार बार। जी बिल्कुल। पंकज, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधा बसंत जी आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा। 2 सवाल ब्रेक से पहले मेरे कॉलर्स ने पूछे थे। पहला सवाल यह था कि क्या वाकई में योजनाएं पलटने के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। दूसरा ये कि जब आप शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम कराते हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता है। और तीसरा अभी पंकज जैन ने पूछा है। बहुत जल्दी आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि मुझे बाकी के साथ बात करना है। पॉलिटिक्स ना आपको ये बता दूं कि एग्जाम जो पिछली सरकार में हुए थे और कोर्ट ने उनको स्टे किया था क्योंकि कुछ गलत निर्णय सरकार ने किए भर्ती के, उस कारण कोर्ट ने स्टे किया था। और उसके बाद में अब तो रिजल्ट हमारी सरकार ने उस पर ध्यान देकर रिजल्ट निकालना चालू किया है और काफी रिजल्ट निकले हैं। उसके बाद में भर्तियां भी हुई है, लोगों ने ज्वाइनिंग भी की है। तो ये हमारी सरकार अटकाने की मानसिकता नहीं थी, कांग्रेस सरकार की थी कि ऐसे नियम ला दो और जनता को कह दो हम इतने लाख भर्तियां कर रहे हैं, जबकि भर्ती एक भी नहीं हुई और वो सारी कोर्ट में जाके अटकी। तो ये व्यवस्था, हमें तो नौकरी देनी है, हमने तो वादा किया हमारे घोषणा पत्र। चलिए, आपको नौकरी देनी है, कैसे देनी है ये समझ से परे है। लेकिन मेरे साथ जयराम जी भी जुड़े हैं। जयराम जी, सवाल ये है कि क्या शिक्षा राजनीति के बीच में संघर्ष कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर, ये राजनीति के बीच में ही है शिक्षा। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, दोनों पार्टियों में बैठे हैं, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, ये योजनाओं पे सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी पब्लिसिटी किस पे होगी। दोनों ही गवर्नमेंट ने, किसी ने भी अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि हमने ऐसी कोई योजना लाई हो जिससे कहते हैं शिक्षा का स्तर सुधरा हो, पार्टी का नाम नहीं होता हो। हमेशा ये सोचा जाता है कि हम ऐसा कौन सी योजना लाएं जिसमें पार्टी का नाम लो। सीधा एग्जांपल ले लीजिए आप, प्राइवेट स्कूल्स। विरोधी नहीं हूं मैं प्राइवेट स्कूल्स का, लेकिन उसको सरकार 25% पे एडमिशन लेने के लिए कह रही है बच्चों को। बहुत अच्छी बात है, आप गरीब बच्चे कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हीं प्राइवेट स्कूलों पर पैसा खर्च करना कहाँ तक सही है? अगर आप अच्छी तरह देखें उस चीज को, जाके देखें तो आपको पता चलेगा जिस स्कूल की नॉर्मल फीस 2000 रुपए है, उसने कहते हैं अपने आप को कहते हैं 10-10 हजार रुपये फीस सो की है। एक ने बिजनेस का तरीका बना लिया है। जब गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च कर रही है तो चुनाव प्रक्रिया में, पल्स पोलियो अभियान में सब में सरकारी टीचर ही क्यों, प्राइवेट? जी बिल्कुल, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं लूं उससे पहले मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कुशाल माउंट आबू से। कुशाल, क्या कुछ सवाल है आपका? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने जो भर्तियां अभी तक निकाली है, जो विद्यार्थी मित्र निकाले हुए हैं, जो बेरोजगार है, 8 विद्यार्थी मित्र मर चुके हैं, उनके लिए उन्होंने क्या काम किया ये बताया हमें। सबसे बड़ी चीज तो ये, वो आज बेरोजगार है और इन नेताओं की तो बातें करनी है इन सबकी। जी बिल्कुल ना कुशाल, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके सवाल का मैं जवाब लूंगा और साथ के साथ मैं जवाब ये भी चाहूंगा यहां पर कि त्रिलोक जी इस चीज का भी आप जवाब दें कि जरा किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा रिलायबल अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो भी सरकारी स्कूल है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता नहीं। आखिर क्यों? एक मिनट, बीच में मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जी कि कुछ दिन पहले अखबार के अंदर एक न्यूज आई थी कि आदरणीय कालीचंद सराफ जी ने कोई ठेका दिया था। उस ठेका को निरस्त करके देवनानी साहब ने ठेका दिया
क्योंकि ये दोनों शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस ठेके में जो कालीचरण जी ने दिया था और देवनानी जी जो नया ठेका दिया, उसमें 16 करोड़ रुपए का फर्क है जी। उस ठेके में 16 करोड़ रुपए का फर्क है। आप शिक्षक हैं, शिक्षक संघों से जुड़े हुए हैं, वो शिक्षकों में बसंत जी बैठे हैं, वो 16 करोड़ का एक्चुअल में फर्क क्यों आया, उसका जवाब भी ये दें भाई, वो क्या है, ऐसा कौन सा ठेका था? लोग जी, आप जवाब देना चाहेंगे? विजय जी, मैं आपसे सहमत हूँ। जैसा कि आपने कहा कि वेल क्वालिफाइड स्टाफ अनडाउटली गवर्नमेंट स्कूल्स में पाया जाता है जी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके बावजूद भी जो आज स्थिति है बोर्ड मेरिट्स को लेकर के, रिजल्ट को लेकर जो स्थिति है उसके मुताबिक नहीं है जी। ये एनालिसिस ये कहता है कि हमें जब पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ा जाता है तो हम पढ़ाएं किसको जी। कि आपने देखा गैर शैक्षणिक कार्य में फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द सेशन तक, चाहे बीएलओ की ड्यूटीज का मामला हो, क्या आप चाहे एक आंकड़ा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि साल में कितने दिन जो शिक्षक होते हैं वो स्कूल से बाहर होते हैं? साल में कि लगभग साल भर ऐसा मुश्किल ही एक महीने की बात कही है जब शिक्षक को नहीं बुलाया जाए, वो पल्स पोलियो का मामला हो, चाहे बीएलओ का हो, चाहे मतदाता सूची का हो, चाहे उसके पुनः उसे सूची का निर्माण की बात हो, मतलब सत्र प्रारंभ से सत्र अंत तक ये काम किया जाता है। मैं ही आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार चाहे कोई भी हो, उसका और निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दी जाती है, वो नॉर्म्स जो भी है निजी शिक्षण को लेकर के उनका वैल्यूएशन किया जाता है। उसके बावजूद आज जो आपने स्थिति देखी, अभी आपके कॉलर ने पूछा था कि एकीकरण का विरोध संघों ने नहीं किया, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि एकीकरण का विरोध शिक्षक संघ एकीकृत ने किया। 29 मई को हमने इसे लेकर के मीटिंग की और 30 जून को 2 मीटिंग, एक महीने 29 दिन में शिक्षक संघ एकीकृत नहीं की, जिसका हमने भारी विरोध इस बात को लेकर मैं स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद चाहती थी कि वो 0 नामांकन वाले विद्यालयों को बंद किया जाए, हम भी वहां सहमत थे, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से आवी थे। आपने देखा ACS महोदय जो श्यामेश अग्रवाल की जो आपने उसे लेकर के एक बार बदजुबानी को लेकर के यहाँ हमें बुलाया था, हमने उस बात को रखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया और उन्होंने बात को रखा कि आज वो नहीं है। स्थिति ये है कि ये कहना चाहता हूँ कि एकीकरण के नाम पे हम ये कहना चाहते हैं ये स्कूल स्वतः ही खुले नहीं जी, उन्हें या तो आवश्यकता ने खोला या राजनीति ने खोला है, और दोनों ही चीज जिंदा है। जिन विद्यालयों को खोल दिया गया है और उन्हें बंद किया जाना, आपने देखा कि विद्यालय खुले और एक ऐसा भय पैदा किया गया, भय की वजह से कि गार्जियन इस असमंजस में रहा कि उसे अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना या नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि अगर उसकी स्थिति इकोनॉमिक उसे अलाउ नहीं कर रही प्रवेश के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं, लेकिन उसे बाध्य होकर के वहां जाना पड़ा इस बात को लेकर कि सरकारी स्कूल जिसमें मैं बच्चे को लेकर जा रहा हूँ प्रवेश के लिए, कहीं वो बंद नहीं हो जाए। जी बिल्कुल। नाडिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर बाद में आपने देखा कि एक मैन एनर्जी जो 4 महीने के नाम पे, मेरे इन तीनों दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ जी कि जो अभियान सरकार चलाती है उसमें कुछ जगह शिक्षक भी शामिल प्राइवेट स्कूलों के होते हैं जी। मैं आदर्श विद्या मंदिर जितने चल रहे हैं राजस्थान में उनका अध्यक्ष हूँ जी। हमारे भी लोग चुनाव ड्यूटी में लगने के लिए, चुनाव नहीं वो मतदाता सूची बनाने में, BLOs में, इनमें हमारे लोग भी जाते हैं जी। हम जितने ज़्यादा कार्यक्रम कराते हैं, आप कभी आके अध्ययन कीजिए, उतने सरकारी स्कूल में कराते भी नहीं, फिर भी पढ़ाई नष्ट नहीं होती। पढ़ाई नष्ट नहीं होती। कारण क्या है? नहीं सुनिए, उसका कारण सुन लीजिए आप। कारण यह है कि वो स्कूल टाइम के बाद में या पहले हम स्कूल में अलाउ नहीं करते। आपको 6000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप बाद में जाइए, पहले जाइए, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे तो छोड़ दीजिए जी। हम अलाउ नहीं करेंगे आपको कि आप स्कूल टाइम में वो करेंगे। जबकि सरकारी शिक्षक ज़्यादातर काम जो बाहर के मिलते हैं ना, वो चाहे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा हो, वो स्कूल टाइम में करें। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात तो सुनिए, कार्यक्रम आप देखिए, यदि आप कहीं आदर्श विद्या मंदिर जुड़े हुए हैं, बसंत जी जुड़े हुए हैं जी, कार्यक्रम जो सरकार इनको देती है ना, उससे भी ज्यादा कार्यक्रम देते हैं जी। मुख्य बात है प्रशासन पर व्यवस्था की बात है। वहां टीचर यदि ये बहाना ढूंढे कि ऐसा कोई बहाना मिले कि न पढ़ाना पड़े। सर एक मिनट में आपकी बात, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि एक सामान्य रूप से नहीं करूँ मैं, सामान्य बात नहीं करूँ मैं, सामान्य बात नहीं करूँ मैं। हम सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, हम सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि जो सरकार काबिज है, चाहे वर्तमान में अब है, तो इसका मतलब प्रशासन में कोई कसर है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वसुंधरा राजे जी है, हर एक वर्ग को साथ लेके चल रही है, सकारात्मक सोच रखती है जी। वहाँ सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव भी है कि प्रशासन में कमी है जी, मॉनिटरिंग में कमी है, और निजी शिक्षण संस्थाओं की जैसे इन्होंने बात कही कि मैं आपकी जानकारी में ला दूं
कि लेस मात्र भी आप आंकड़े कलेक्ट करा लीजिए, 1% भी निजी शिक्षण संस्था का टीचर आप कहीं भी इस तरह के काम करते हो तो मैं चुनौती देता हूं। बिल्कुल, मेरे साथ और कोटा हमें से ऐसा एक कोई कॉलर जुड़े हैं, हरि सिंह जी। हरि सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जैसे ये शिक्षण की बात करते हैं सरकारी स्कूलों में कि भाई हमारा इतना रिजल्ट ये जा रहा है वैसा जा रहा है, बाद में जवाब तलब टीचरों से किया जाता है। जी, सबसे पहले तो यार इनको ये सोचा जाए कि भाई टीचरों की ड्यूटी हमने कहाँ कितनी लगा रखी है और स्कूल में किसमें एक्चुअल में कितने टीचर चाहिए। जी, कई जगह पे जैसे मैथ साइंस का है, जी, वहाँ पर फिजिक्स का टीचर एक भी नहीं है, केमिस्ट्री के 4 लगा दिए और 2 की जरूरत है। जी तो जी बिल्कुल हरि सिंह जी, दरअसल हम इसी मुद्दे पर बात करें कि क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का नाम लेगी या फिर राजनीति का शिकार ये लगातार होती रहेंगी और तबादले हों, शिक्षक भर्ती हो या फिर एक कानून को तोड़कर दोबारा नया कानून बनाना हो। क्या वाकई में शिक्षा के लेवल पर जाकर उसके बारे में सोचा जाता है या कि ऊपरी तरीके से सिर्फ सोचा जाता है कि इसका वाकई में फायदा क्या मिलेगा? जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाठ्यक्रम का निर्माण विशेषज्ञों के आधार पर ही तय होना चाहिए। जिस प्रकार की राय विशेषज्ञ देंगे तभी ही उसका पाठ्यक्रम अच्छी तरह से हो पाएगा। आरटी बोर्ड होना चाहिए जिससे बच्चा अपना खुद का स्वतः मूल्यांकन कर सके कि वो कहाँ है। बिग फाइट में हमने आज सवाल पूछा था कि क्या शिक्षा राजनीति से मुक्त होनी चाहिए। ट्विटर, फेसबुक और फस्टियां की साइट पर यह सवाल डाला गया और जरा जवाब इसका देखिए। 72% लोग मानते हैं कि वाकई में शिक्षा को राजनीति से अलग होना चाहिए। अभी उसकी गिरफ्त में शिक्षा प्रदेश के अंदर नजर आती है। 28% लोग वो हैं जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और आपको यहां पर यह भी बताते चले कि इनमें वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि उनको इस मुद्दे की जानकारी नहीं है। लेकिन 72% लोग ये कहते हैं कि शिक्षा राजनीति की चपेट में प्रदेश के अंदर दिखाई देती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रहा है वो वही है कि शिक्षा जो है राजनीति का शिकार यहां पर हो रही है। मैं यहां पर बसंत जी आपके पास आना चाहूंगा और बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार सिर्फ कानूनों को बदलती रहेगी या कुछ करेगी? और अगर करेगी तो सीधे सीधे एक्शन क्या होंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है और बनते ही सरकार ने ये काम किया है कि शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए बिना पॉलिसी के। पहले एकीकरण करते हो, फिर समानीकरण करते हो, दूसरे मंत्री आते हैं, उसके अंदर फेरबदल करते हैं, फिर स्कूलों को बदल दिया जाता है। गवर्नमेंट में वोटों की राजनीति के लिए ढाणी ढाणी में स्कूल खोलना कि ढाणी के वोट मिल जाए और बच्चे 2 उसमें, शिक्षक 1 लगा दिया, 5वीं तक स्कूल खोल दी, 1 टीचर 2 बच्चे, कैसे शिक्षा दे सकते हो आप बच्चों को? जी। फिर कह रहे हो कि 8वीं तक पास नहीं, फेल नहीं करना है बच्चों को जी। तो ये सारी शिक्षा, कौन सी शिक्षा देना चाहते हो प्रदेश को? मेरे को ये बताइए, देश में क्या एजुकेशन देना चाहते हो? बच्चे का भविष्य आप, मैं कह रहा हूं कि उसकी नींव कमजोर कर दोगे तो आप यही चाहते हो कि वो कल नौकरी की डिमांड ही नहीं कर सके। वो 10वीं पास नहीं होगा तो नौकरी कैसे मांगेगा सरकार से? तो ये व्यवस्था सरकार ने ऐसी की कि ऐसा मजबूत शिक्षा मत दो जिससे कि हमसे नौकरी मांग सके। हरिद्वार जी, जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि आपने ये कहा कि 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा? आपने जगह जगह स्कूल खोल दिए। कई एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा जहां पर एक बच्चा भी नहीं था, एक बच्चा भी नहीं था स्कूल के अंदर और वहां पे आपने स्कूल खोल दिया। मैं सबसे पहले तो बसंत जी से ये कहना चाहता हूं, मेरे शिक्षक भी यहाँ बैठे हुए, उनसे भी कहना चाहता हूं कि केवल उन स्कूलों को इसलिए बंद कर दिया जाए कि उनके साथ राजीव गांधी का नाम जुड़ा है। जब स्कूल खुलते हैं हो सकता है कहीं गलती होती है जी, कभी हो सकता है कहीं नहीं भी हो, खोल दिया स्कूल किसी सरपंच ने अपनी दिमाग लगा के, जिसी स्कूल वहीं खुले हैं जहां ढाणियां हैं, ग्रामीण लोग पढ़ते हैं, जिनको 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, आजकल उन्हीं की ढाणी के अंदर स्कूल है, उनको मिड डे मील की व्यवस्था कराई गई, मिड डे मील मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी के नाम को हटाने के लिए सम्मानीकरण जैसी करके स्कूलों को बंद करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये शिक्षा पे सीधा। और हरिद्वार जी, सवाल मेरा ये है कि क्या महापुरुष किसी पार्टी के होते हैं? अगर आपकी सरकार आती है
तो आप उन नेताओं को मैं आगे आपको लेके आते विजेंद्र हैं जी- जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं, जबकि नहीं, नहीं, महापुरुष विजेंद्र सबके जी, मैं आपको एक बात बीजेपी सरकार जब आती है तो वो उन नेताओं जी, को लेकर मैं आती है जो आपको- उनसे जुड़े हैं, मैं जबकि विजेंद्र वो जी- महापुरुष भी पूरे देश के हैं। विजेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमने यहां पर जयपुर में सतीश चंद्र अग्रवाल की स्टेचू लगी, हमारे किसी कांग्रेस व्यक्ति ने, किसी ने कभी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जब विश्वविद्यालय पर स्टेचू लग रही थी, पूरे भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। मैं कहना चाहूं, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रेष्ठ बताया, जिसको दुनिया ने श्रेष्ठ बताया, लोगों ने गाने गाए, सिंह महानी, दुर्गा माता, करणी माता, ध्यावा जी, गीत गीत गावा जी, जिस इस लेडी की जब स्टेचू लग रही थी उसका विरोध करना, मैं समझता हूं कि इन जो महापुरुष है, चाहे वो आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर कोई श्रेष्ठ मानता है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, लोग चलिए दुनिया चलिए मानते हैं। जयराम जी, मैं आपका रुख मैं करना आपको चाहूंगा, एक क्या इसमें वाकई में ये मान अंतिम- लिया जाए कि अंतिम- महापुरुष मैं अंतिम बात बाहर आपको- से लेकर और पाठ्यक्रम तक मैं आपको सिर्फ पहले राजनीति का अंतिम शिकार बात हो रहे कह हैं, दूं। और बच्चे क्या पढ़ेंगे पहले आप ये इस सुनिए। चीज पर निर्भर करता है एक कि आखिर कौन कांग्रेस- सरकार है अंतिम और बात- कौन आप पाठ्यक्रम यहाँ कांग्रेस पर को तय कर सिर्फ रहा है। गांधी खानदानी दिखता है, इसके अलावा इस देश को नहीं, आजाद नहीं, कराने नहीं, वाले मैं आपको बहुत से बहुत- लोग हैं, उनकी किसी की स्टेज नहीं मैं लगाई आपको एक बहुत अच्छी राजीव बात गांधी बताना चाहता पाठशाला हूं। खोलने का ही काम किया इन्होंने। आप शायद तो मेरे को भगत मौका सिंह नहीं मिला पाठशाला भी बोलने तो का। खोल सकते थे। मैं बोलने का मौका फिर मिले नहीं फिर मिले, मैं आपको फिर मैं बात आपको करूं। रोकना चाहूंगा, चापलूसी से आप भरा हुआ वापस है। लौटूंगा। जयराम जी, आपसे आप सवाल मेरा है एक और बात जवाब मैं सुनिए आपसे पहले। चाहूंगा। पाठ्यक्रम निर्धारण कर लेंगे, शिक्षाविदों को बनाइए, आप शिक्षाविद जिसको शिक्षक पढ़ाएंगे, जो हमेशा उस फील्ड में जुड़ा हुआ है, वो सही राय दे सकता है आपको। आप ऐसे व्यक्तियों को बुलाएं जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से क्या राय देगा। जी। पाठ्यक्रम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बदलता हुआ परिवेश पे भी लागू हो। ऐसा नहीं कि हम एक ही पाठ्यक्रम को लेके बैठे रहें, परिवेश बदलता जा रहा है, आईटी का जमाना आ रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल्स में कहते हैं कंप्यूटर शुरू से फर्स्ट क्लास से लग रही है, आज सरकारी स्कूलों में फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर नहीं, 9th-10th में जो भी कंप्यूटर लगाए गए। त्रिलोक जी, सवाल मेरा अब आपसे है, क्या सरकार जो योजनाएं बनाती है, चाहे कंप्यूटर को पढ़ाने की योजना हो, चाहे फिर अलग अलग जगह जाकर अलग अलग कोर्स शुरू करने की योजना हो, पाठ्यक्रम को बदलने की योजना हो, या फिर 8वीं तक फेल ना करने वाले की योजना हो, या फिर शिक्षक भर्ती को लेकर अलग अलग तरीके के एग्जाम शुरू करने की योजना हो, क्या सिर्फ ये योजनाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इसका फायदा उठाया जाए, और इससे बचने का तरीका क्या है? जब तक एक सबसे ये चीज जो है इसकी झगड़े की जड़ है, तो वो ये है कि तबादला नीति बननी चाहिए। तबादला नीति बनेगी तो ये जो राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं कि सबसे कर्मचारियों का सबसे बड़ा वर्ग जो 54% का प्रतिनिधित्व करता है, वो इसका शिकार होता है। और शिक्षक जहाँ बच्चे का भविष्य उसके पास होता है, उसे जो पढ़ाना चाहते हैं और उसे पढ़ाया नहीं दिया जाता है, और उसे इस तबादले में उलझाए रखता है। आप देखिए, ये तबादले पर जिसका हक है वो हक उसे नहीं मिल पाता, जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं। अच्छा, इसका कारण जानना चाहूंगा, जब भी सरकार बदलती है तबादले क्यों हो जाते हैं? क्या ट्रांसफर को मनी ट्रांसफर से जोड़ा जाए? ये चीज आप भी, इसका जवाब भी आपके पास है। भली बात, जो एक नई व्यवस्था ऐसी बन गई है कि तबादले नहीं किए गए तो ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार संचालित नहीं हो रही है। जी। और ये चीज, ये व्यवस्था है। और भी मेरे साथ दोनों ही बैठे हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस से बैठे हुए हैं। जब एक सीधी गाइडलाइन है कि तबादला नीति को लाया जाए, भला दिक्कत कहां पे है? सबसे पहले नीति ये लाई जाए कि शिक्षकों का सम्मान हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो। और मैं कहता बच्चों हूं को कि पढ़ाने के लिए मैं स्कूल कह में रहा हूं, शिक्षक ना हो, कुटुंब चाहे शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त ना हो। वासुदेव कुटुंब जहां बात होती है, वहां कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, और गोविंद क्यों के गुरुजी सबसे श्रेष्ठ हैं। उन गुरुजियों का अपमान न हो। मैं समझता हूं गुरुओं का अगर सम्मान मिलेगा तो शिक्षा व्यवस्था की बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। मेरा मानना तो देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है नाटिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक एक्सपर्ट के तौर पर समझूंगा इस बात को, क्योंकि हम शुरू किया मुद्दा कि शिक्षा में राजनीति होती है, इससे निकला कैसे जाए और किस तरीके से शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। फाइनल कमेंट। इसके एक तरीका तो है कि शिक्षा में पाठ्यक्रम तय करने का काम किसी इंडिपेंडेंट बोर्ड को दिया जाए, वो सरकार के अधीन वो न रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई शिक्षा आयोग बने। जी। दूसरी बात है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो केवल पैबंद लगाने ही कर रहे हैं। जी। हमारी शिक्षा इतनी ज़्यादा जगह से टूट चुकी है कि वह पैबंद से काम नहीं चलेगा। जी। उसके लिए एक नई शिक्षा नीति लानी पड़ेगी। जी। और उसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। जी। और वो हम समाज के सामने रख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है समाज का विषय है, राजनीति का नहीं है। इसलिए सरकार के सामने नहीं रख रहे, समाज के सामने रख रहे हैं। समाज से ओपिनियन लाएंगे, ओपिनियन ला करके और फिर हम सरकार के सामने रखेंगे। और ये पूरा ड्राफ्ट है। ये विजेंद्र जी, मैं आपको देके जा रहा हूँ, आप भी इसमें पढ़िए, आपके दर्शकों को भी बताइए। जिसमें
व्यवस्था को परिवर्तन करने की, शिक्षा नीति को परिवर्तन करने की बात हमने की है। ये 2 दिन के सेमिनार का रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन ये इस पर सारी बहस हुई है। जी बिल्कुल ना, शुक्रिया। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े और अपने अपने एक्सपर्ट कमेंट दिए, लेकिन समस्या यहीं पर आती है कि शिक्षा को लेकर सरकार हमेशा से बेपरवाह नजर आती है, फिर बात चाहे किसी भी सरकार की हो। लेकिन यहां पर आपको यह भी बताते चले कि 23 जनवरी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई। आखिर उसमें किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, क्या वाकई में उसके बाद बदलाव प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजर है।